नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आज बादरा में हूं। और बादरा एक बहुत सुलझी हुई राजनीतिक पंचायत कह सकते हैं बादरा विधानसभा को। यहाँ बादरा ने जब भी फैसला दिया है बहुत सोच समझ कर फैसला दिया है और इस फैसले की घड़ी अब एक और आई है। आम चुनाव हैं वो अभी थोड़े दिन बाद होने हैं और अभी चर्चाएं हैं वो इस क्षेत्र में जोरों पे हैं। और इन चर्चाओं के बीच में एक ऐसा चेहरा भी है जिसका नाम आपने अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सुना होगा। उस चेहरे का नाम है बजरंग सारण। एक 35 साल का युवा जिसने अपना पूरा कामकाज बिजनेस छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, जो कि एक बहुत मतलब ऐसे परिवार से जिसने देश की सेवा करी हो, वो युवा राजनीति में आया है। ये नाम ऐसे आया क्यों और ऐसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत क्यों है, उसलिए मैं आज यहाँ बादरा में पहुँचा हूँ। ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ा बैनर आप देख सकते हैं कि इस देश में कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी जब आई तो इस देश में ऐसे हालात थे कि लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा था और जीवन जीने के लिए दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, रहने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था। तब एक ऐसा चेहरा बादरा की राजनीति में, बादरा क्षेत्र के लोगों के लिए संजीवनी बूटी बन के आया, वो था बजरंग सारण। ये तस्वीरें अपने आप में बोलकर बता रही हैं कि इस युवा ने बादरा के लोगों के लिए क्या कुछ करा है। बिजली के बिलों में अगर वृद्धि हुई तो लोगों के लिए सड़कों पर आया, अगर बीमा क्लेम की बात आई तो बीमा क्लेम के लिए सड़कों पर आया। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बादरा के ऐसे गांव थे जिनमें पीने का पानी तक नहीं मुहैया हो रहा था, मौजूदा सरकार पीने का पानी नहीं दे पा रही थी। तब इस व्यक्ति ने आंदोलन करा, टंकी पर चढ़ा, जान जोखिम में डाली और अब बादरा की राजनीतिक जो पटकथा लिखी जाएगी, चुनावी दंगल जो मंडा है, उसके अंदर भी बजरंग सारण अब मैदान में है। हमारे साथ बजरंग सारण भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर बादरा के लोग बजरंग सारण के साथ क्यों लगे, ये हमारा मुख्य सवाल रहेगा। तो हम मिलवाते हैं आपको इस बादरा क्षेत्र की नई उमंग, नई राजनीतिक विरासत को लिखने वाले बजरंग सारण से। लगभग 125 गाँव की पंचायत बादरा का एक इतिहास रहा कि बादरा ने अपने आप में राजनीतिक धुंध पैदा करे और उनको ज़मीनी स्तर पर समाप्त करने का भी काम करा। ऐसी एक बहुत बड़ी धुरंधर जो राजनीतिक गढ़ है उसमें बजरंग सारण अपना जो है भविष्य आजमा रहे हैं, भाग्य आजमा रहे हैं और युवाओं में विशेष करके चर्चाएं हैं बजरंग सारण की। तो हमारे साथ बजरंग सारण जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, अगर बादरा की राजनीति की बात करें, 75 साल की राजनीति देश की हुई और बजरंग सारण एक पिछले 10 साल से जिस कोरोना महामारी के बाद एक्टिव, आखिर अब आप चुनाव मैदान में हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि लोग बजरंग सारण को ही वोट दें? संदीप जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाह रहा हूँ और आपके तमाम दर्शकों को। ये जो आपका जो सवाल है, यही सवाल आज से करीबन 8 से 10 साल पहले मेरे जहन में आया। इसका कारण ये रहा कि जो क्षेत्र के अंदर तमाम, जैसा कि अभी आपने बताया कि 75 साल में क्षेत्र के अंदर अजीबोगरीब कहूँगा मैं, अब ऐसे घटनाक्रम घटे जिससे तहसील में, अगर अभी पीछे की अगर हम देखते हैं, 1993 से लेके आज तक यहाँ पर व्यक्तिवादी राजनीति हमेशा हावी रही, ना कि कोई पार्टी, ना ही कोई टिकट। 93 से लेके आज तक सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर बीजेपी, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस जीत पाई। लोगों का जो मूड या फिर जो टेस्ट की अगर हम बात करें, लोगों को चाहिए जो उनके हक की बात करे, जो उनके हक के लिए लड़े और सीधा जो जनता काम कराए, ऐसे लोगों को इन्होंने हमेशा पसंद किया। जैसा भी आपने कहा कि करीबन 125 जो गांव हैं और टोटल 56 पंचायत हैं, इसमें 49 पंचायतें तो हैं बादरा की और 7 पंचायतें हैं परिसीमन की, जिसमें गोगामेडी है, डीलकी है, रामगढ़ है, पलीका है, उजड़वास है, दीपलान है। टेल की जो पंचायत है ये हमेशा तंग ही रही, इनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। इन पंचायतों में कभी भी, कारण ये टेल की पंचायतें रहेगी। डीपीएन और एनडीआर की बात करें, टेल के किसानों तो कभी पानी नहीं पहुंचा, चाहे वो इस राज की बात करें या पहले का जो राज रहा, गांधी बाणों का जो राज रहा, उस राज की बात करें। उस समय पे भी किसान आंदोलनरत था, इस समय पे भी किसान आंदोलनरत रहा। मोटा मोटी अगर मैं बताऊं, मुख्य रूप से जो 3 मुद्दे हैं क्षेत्र के, पहला पानी का, अगर हम पानी को डिवाइड करें,
चाहे वो पेयजल है या सिंचाई पानी है। जी पेयजल की जो हालात है बादरा शहर की आप बात करा, बादरा शहर आज भी इतना गंदा पानी पीने को मजबूर है। सीवरेज की इतनी बुरी व्यवस्था है कि पूरा शहर सीवरेज का पानी पी पी के बीमार पड़ा है। गांव के अंदर अगर हम देखें तो ये अपना जो मर्सीसर वाला बेल्ट है, चाहे वो इधर भांगवा वाला बेल्ट है, जी चाहे वो इधर शेडा की बात करें, बीरपुर मेरिया की बात करें, ये लोग हजार 1500 का टैंकर डला के आज भी के साथ, यानी मूलभूत लड़ाइयाँ अभी अपनी पड़ी। सिंचाई पानी की बात, सिंचाई पानी की मुख्य रूप से पूरे क्षेत्र को दो नहरें, सिद्धमुख और अमर सिंह, इन दोनों नहरों का रेगुलेशन जिस तरीके से पिछले राज्य में उस रेगुलेशन के साथ छेड़खानी की गई, 45 दिन से पानी दिया गया। पिछले राज्य में जो पूर्व विधायक जी थे, ये जब 98 में विधायक थे, उस समय पे भी इन्होंने कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि जो नहरों का बैंड बजाने का काम किया। ये चीज़ें जब हमने देखी, कारण अब मेरी शिक्षा पूरी बाहर हुई, क्षेत्र में बचपन से ही नहीं रहा, परंतु जब होश संभाला, होश संभाले बाद में मेरे पार्टी वक्त नहीं, अपन जाके जनता खातर काम करना चाहिए। आपा वही बात है, भगत सिंह की बात करा, सुखदेव की बात करा, आपा बात करा शहादुल्ला खान की, क्या ये महापुरुष हम सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गए? हम सिर्फ इनकी जयंतियां मनाते हैं, पुष्प अर्पित करके अपने घर जाके सो जाते हैं, और हम वही जो घिसा पिटा जो सिस्टम है, तो एक युवा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम क्षेत्र के अंदर राजनीति के नए आयाम स्थापित करें। चाहे वो जैसा कि मैंने आपको बताया पेयजल की बात है, चाहे वो नहरी पानी की बात है। तीसरा मुद्दा क्षेत्र में फसल बीमा का है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश के अंदर कुछ राज्यों को छोड़ के लागू रही। 16 में जब ये योजना आई, 16, 17 और 18 जब पूर्व विधायक जी थे, इनके राज्य में फसल बीमा नहीं आया। उस समय पे भी किसान सड़कों पर था। नई सरकार बनी, नए हमारे विधायक जी चुने गए, उसके बाद में भी फसल बीमा जो है हम निरंतर लड़ते रहे फसल बीमा के लिए भी। तो मुख्य रूप से जो 3 मुद्दे हैं, हम इन तीनों मुद्दों पे जनता के बीच में रहे। अब भादरा या फिर पूरे राजस्थान के अगर स्तर पर आप बात करा तो यहाँ पे जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें बदलाव की जरूरत है, और आज तक किसी की भी ये मांग नहीं उठे। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, अगर कोई हस्बैंड वाइफ दोनों अगर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा राज्य होने के नाते एक की अगर पोस्टिंग आ गई गंगानगर, दूसरे की आ गई अगर भरतपुर, मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे जो 18 सालों से दूर रह रहे हैं। तो क्यों ना ऐसे कर्मचारियों के लिए एक ऐसी आवाज़ बन के उभरें, इनका सॉल्यूशन करवाएं कि जो तबादला नीति, इस तबादला नीति को ध्यान में रखते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। मेन सबसे जो युवा जो वर्ग है, पूर्व विधायक जी ने कभी युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। वो सत्ता में रहे, मौजूदा जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने एक ब्रिगेड बनाई, परंतु उस ब्रिगेड का क्या काम रहा वो तो अब जाके आचार संहिता लगने के बाद में पता चला। इनका काम था नकली डीजल फैक्ट्रियों में डीजल सप्लाई करना, इनका काम था जमींदारों के ट्रैक्टरों के अंदर फर्जी नकली डीजल डाल के उन ट्रैक्टरों को खत्म करना। इंजन खत्म कर दिए इन्होंने, मोटरसाइकिल खत्म कर दिए, तमाम व्हीकल जो हैं उनके डीजल पंप मंगवा दिए इन्होंने यूथ ब्रिगेड के माध्यम से इन्होंने काम किया तो चंदन की तस्करी का काम किया इन्होंने, काम किया। कितना चिट्टा पकड़ा गया है पिछले 7 दिन क्षेत्र में, मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, प्रशासन की रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो हम युवाओं के लिए जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती और डेयरी फार्मिंग के लिए नए आयाम, कारण हमारा क्षेत्र उपयुक्त है ऐसी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए एक मार्केट डेवलप करके इन मुद्दों को लेके हम जनता में जा रहे हैं, ये हमारी सोच है। 2 बातें मेरे जहन में है कि एक तो जो मौजूदा विधायक हैं कॉमरेड बलवान पुनिया, मैंने उनकी अक्सर बातें सुनी, मैंने उनका इंटरव्यू भी करा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ 50 स्कूल डेवलप करे और 3 ऐसे कॉलेज हैं, कृषि कॉलेज हैं, ITI है और एक महिलाओं का कॉलेज है, वो 3 कॉलेज लेके आए हैं और सड़कें बनाई हैं। क्या बजरंग सारन बलवान पुनिया की इस बात से कहीं कि सहमत है कि विकास की जो चर्चा चल रही है हुआ है कि एक्चुअली में? जी मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक झूठ को अगर आप बार बार बोलोगे तो वो सच लगने लग जाएगा। कम्युनिज्म की हमेशा यही विचारधारा रही है। अब ये समाजवाद का नाम लेके, ये किसानों का, ये दलितों का, ये पिछड़ों का, ये मजदूरों का नाम लेके ये हमेशा सत्ता हासिल करते हैं। सत्ता हासिल करने के बाद में दलितों पे जितना अत्याचार इन्होंने किया है उतना आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ। मेलिया के अंदर दलितों के घर फूटे, बरवाली के अंदर दलितों के घर फूटे हैं, इनके खुद के गांव मलखेड़ा के अंदर जो भी दलित समाज के लोग हैं, ऐसे समाज के जो लोग हैं, वो पूरे इनके खिलाफ बेकार इन्होंने सिर्फ अत्याचार किया है।
और सिर्फ अत्याचार ही नहीं, कल परसों इन्होंने अपने मुंह से एक शब्द बोला है, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो जहाँ पूरा देश आदर्श मानता है, सिर्फ देश ही नहीं, जो पूरा वर्ल्ड में मानते हैं, पूरी दुनिया जिनको एक आदर्श मानती है, जिन्होंने संविधान दिया इस देश को, जिन्होंने हमें वही बात है कि आज़ादी में सांस लेने का एक जो अधिकार दिया, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कल परसों उन्होंने एक ऐसा शब्द लिया कि हम उस शब्द को दोहरा नहीं सकते, हमारी जीभ पे वो शब्द नहीं आ सकता, तो इन्होंने हमेशा ये दलित विरोधी रहे। दूसरी चीज, आपने जैसा कहा विकास की बात, जितने भी स्कूल जो क्रमोन्नत हुए हैं, अगर हम आसपास के ब्लॉक देखते हैं, चाहे हम नोर देखते हैं, चाहे हम अगर जहाँ पे से भाजपा के चुने हुए जो एमएलए रहे, कारण अब ये ऑल ओवर ये सारी स्टेट पे एप्लीकेबल रहे हैं, ये पूरी स्टेट में चाहे कहीं का भी क्यों ना एमएलए थे, ये जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, ये स्कूल क्रमोन्नत पूरे राजस्थान राज्य में हुए हैं। रही बात एग्रीकल्चर कॉलेज की, पूरे राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट हर जिले में नए एग्रीकल्चर कॉलेज खुले हैं, हर जिले में एग्रीकल्चर कॉलेज उन्होंने सरकार ने खुलवाए हैं। थोड़े समय पहले एक दिन मैं सुन रहा था एक भाषण, बोले कि जी हमने तो लव कुश वाटिका खुलवा दी, हर जिले को लव कुश वाटिका दिए। तो रही बात सड़कों की, हर ब्लॉक स्तर पर, यानी सड़कों के लिए जितना बजट भादरा में आया है, इससे ज़्यादा बजट हमारे जिले के गुरदीप शाहपिणी जी के यहाँ पे आया है, जो भाजपा के एमएलए। यानी ये जो केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार की जो योजना रही, इन्होंने सिर्फ उसको धरातल पर लागू करने के बजाय बताने का काम किया। हाँ, इन्होंने जो विकास के काम किए, अगर इन्होंने डीजल की फैक्ट्रियाँ भादरा में लगा दी, इन्होंने चंदन जो आज तक भादरा ने कभी देखा नहीं था, भादरा ने चंदन देखा है अभी भिरानी थाने में। चिट्टा जो भादरा में इतना पैर नहीं पसार पा रहा था, अब आप कहीं भी चले जाओ खुले में चिट्टा बिकता है। करीबन 2200 मोटरसाइकिल उठ गए, 2200 से ज़्यादा, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, करीबन 250 गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर है, ये गाड़ियाँ उठी हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक 80 साल की माता का गला काट के लोग उसके घर पे डकैती मार के चले जाते हैं। ये विकास तो ये गिना नहीं रहे, ये नहीं गिना रहे हैं जो भ्रष्टाचार हुआ है। इन्होंने पंचायतों के अंदर बहुत सी पंचायतों तो ऐसी है जिसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, 5 रुपये की ईंट नहीं लगाई। अगर स्कूल अगर क्रमोन्नत किए, 5 रुपये की ईंट नहीं लगी। इंग्लिश माध्यम विद्यालय अगर इन्होंने खुलवाने का अगर ये बोल रहे थे कि हमने काम किया है, तो वो तो ऑलरेडी स्कूल थे दिए हुए, वो तो हमारे बाप दादाओं के चंदे चिट्ठे से और पुरानी जो सरकारें थी उनके बनाए हुए स्कूल थे, उसमें सिर्फ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लिखा है, बजट नहीं है। दूसरी बात कि अब राजस्थान में 2 चर्चाएं हैं कि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी जी, और बीजेपी नहीं आएगी तो कांग्रेस आएगी जी। आपके यहाँ से पूर्व विधायक जी हैं संजीव बेनीवाल जी, मैं तो आज तक जीवन में उनसे कभी मिला नहीं जी, लेकिन वो 2 बार यहाँ से विधायक रहे, ऐसा सुने। अब की बार वो बीजेपी के एक्चुअली क्या है, सिर्फ आप ही नहीं, एक्चुअली वो जनता से भी नहीं मिले, अच्छा, आम जनता भी नहीं मिले। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या जादू करेगी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कि हरियाणा एक साधन संपन्न देश है जी, और मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी, और मैंने गहन राजनीतिक लोगों के इंटरव्यू करे हैं, बातचीत भी करी है। हरियाणा जहाँ पिछली सरकारों की बात करें जो कोई भी रही, तो एक टैगलाइन चलती है कि हरियाणा नंबर 1 है जी, क्योंकि हरियाणा नंबर सरकार ने ना करा हो लेकिन वहाँ के किसान ने उपज में करा हो। गेहूँ हमने 1 नंबर की उपज करी, धान हमने 1 नंबर का उपज करा, दूध में हम 1 नंबर हैं, खेलों में हम 1 नंबर है हरियाणा में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हम चिट्टे में 1 नंबर हैं, जिसमें हमारा जिला सिरसा लोकनाथ जो कि भादरा गैजेट है, यहाँ तो चिट्टा सरेआम आपको पूड़ी के भाव मिलता है। तो ऐसा क्या जादू करने वाली है, कह रहे हैं कि यहाँ भादरा में अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो नए आयाम होंगे, नए सौतने होंगे, तो ये चिट्टा आप नहीं मानते कि आप हरियाणा के साथ लगते हैं तो इसका भी प्रभाव आपको रहा होगा, या बीजेपी की सरकार की देन भी रही होगी हरियाणा में। तो जब हरियाणा में पिछली जो भी सरकार थी, मैं नाम नहीं लूँगा, तब पहला मामला आया था सिरसा के एक कॉलेज है गर्ल कॉलेज, उसके साथ एक पहला आया था 2016 में, पहली बार पर्चा हुआ था कि कोई चिट्टा पकड़ा गया। और आज वहाँ लाखों की संख्या में चिट्टे के हैं, क्योंकि पहले पंजाब में था, पंजाब पाकिस्तान के टैक्स में है। क्या ये लग रहा है आपको कि ये सरकार ऐसी आने के कारण धीरे धीरे वो राजस्थान प्रदेश को भी अपने उसमें आवेश में ले रहा है? बताना चाहूँगा आपको, कोई भी एक तहसील या कोई भी विधानसभा क्षेत्र की अगर जिम्मेवारी होती है, वो वहाँ के मौजूदा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की होती है जी। मौजूदा जनप्रतिनिधि अगर ना चाहे तो आप पार्ले जी का एक 5 रुपये का बिस्किट नहीं बेच सकते, कारण 100 तरीके की कानूनन बाधाएं रहती हैं। जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। अब जैसे हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि ने चाह और नकली डीजल बेचा, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि ने चाह और चिट्टा बेचा, हमारे यहाँ तो ये जो दोनों रंगा बिला जो है,
हमारे यहाँ 2016, 17, 18 में भी चिट्टा बिकता था अच्छा। और वो अभी भी बिक रहा है। हाँ, इस बार थोड़ी उसकी तादाद ज़्यादा होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि जिस भी क्षेत्र के हैं, कारण पार्टी का तो मुख्यालय अगर आपने देख लिया, आप दोनों ही पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस का मुख्यालय यहाँ से जाओ तो जयपुर है, वो वहाँ से चिट्टे की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। उन पार्टियों ने अपने नुमाइंदे खड़े किए यहाँ पे, ठीक है, पक्ष में एक रहता है, दूसरा विपक्ष में रहता है। विपक्ष का भी कहीं ना कहीं ये धर्म बनता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ें। 2018 से पहले भी भादरा में करीबन 4 नशा मुक्ति केंद्र थे। जी ये तो अभी आए हैं, उससे पहले भी अगर नशा मुक्ति केंद्र थे, इसका मतलब नशा मुक्त था। जी। तो 2018 से पहले भी यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र थे। उन नशा मुक्ति केंद्रों में तमाम ये जो चिट्टे वाले जो लड़के हैं, इन लड़कों को पकड़ पकड़ के इनके घर वाले तंग आके डाल देते थे। तो हमारे तो दोनों राज्यों के अंदर चिट्टा खूब बिका है सर। अब बजरंग सहारण मैदान में है और अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, एजेंडा क्या है? भाजपा की टिकट यहाँ से हमारे पूर्व विधायक जी आ चुकी है, परंतु वो जीतेंगे नहीं। कारण जनता ने उनको 2 बार देख लिया और उनको नकार दिए। विपक्ष में होने के नाते उनका ये फर्ज बनता था, चाहे वो बात हो बीमे की, चाहे बात हो पानी की, चाहे वो बात हो ऊँट मेले की, चाहे वो बात हो शहर के अंदर पेयजल की, गंदे पानी के और गाँव में पेयजल की, चाहे बात हो आम आदमी के साथ में छोटे छोटे काम कराने की। ये 5 साल आराम से घर पे AC चला के सोए रहे। तो अब जनता वही बात है, 5 साल जब आप सोए रहे हो, जनता प्रताड़ित हो रही थी, जनता दुखी हो रही थी। उस समय पर आप जनता के बीच में नहीं आए, तो जनता जो है अब दोबारा उनको मौका नहीं देने वाली। जी। तो अगर बजरंग सहारण को भादरा के लोग मौका देते हैं जी, क्योंकि चुनाव है वो किसी करवट बैठ सकता है, वो उसकी अगेंस्ट की बात है और युवाओं का दौर है। आज पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान युवाओं का, तो उसमें भादरा भी कहीं पीछे नहीं है और बजरंग सहारण खुद एक आग है, युवा है। तो एजेंडे मतलब क्या युवाओं क्या सतबीर भाई बहुत अच्छा सवाल क्या करना आपका। चाहते हैं? मैं आपके तमाम दर्शकों को, जो युवा हमारे क्षेत्र से, जो बाहर से भी, क्या हम हर चीज़ के लिए सरकारों पर डिपेंड रहते हैं, परंतु नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं, यदि सरकार किसी की भी क्यों ना हो, यदि अगर हम आने वाले समय में MLA चुनाव लड़के अगर हम ये चुनाव जीतते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात रखना चाहता हूँ कि अपना जो राजस्थान में जो क्षेत्र है, या फिर नूर भादरा और ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें, ये एक उपयुक्त क्षेत्र है जैविक खेती के लिए, ये उपयुक्त क्षेत्र है डेयरी फार्मिंग के लिए। ठीक जिस तरीके से मैं उदाहरण देता हूँ आनंद का, गुजरात में जो आनंद है, अमूल जहाँ पे जो आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड है, एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। भादरा भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। हम यहाँ के युवाओं को, हम पूरी तहसील को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड तहसील बना के हम इन युवाओं को एक रोजगार का जो अवसर है, वो ऐसा रोजगार का अवसर प्रदान करने की हमारी माइंड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि इन युवा बच्चों को बाहर 10, 15, 20 हज़ार कमाने के लिए ना जाना पड़े प्रतिमा, यहीं पे रह के वो अपनी मेहनत करके इसी पारंपरिक जो हमारी जो खेती करते हैं, इसमें हम कुछ नया लेके हम एक ऐसा नया मार्केट खोलें, हम आने वाली सरकारों के आगे एक प्रपोजल रखें जिससे हम इसको, हमारे प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर सकें। जी। तो युवाओं के लिए हमारे माइंड में ये चीज़ें। थैंक यू भाई साहब। बजरंग सहारण और उम्मीदवार हैं विधानसभा चुनाव 2023 के भादरा असेंबली मेंबर बनने के लिए। इन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी नॉमिनेशन होने हैं, चुनाव चिन्ह आवंटन होने हैं, पार्टियों की टिकटें आनी हैं। वक्त बहुत लंबा है क्योंकि चुनाव जैसे जैसे पल पल गुजरेंगे, चुनाव के नतीजे बदलते जाएंगे और 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या आएंगे, चौंकाने वाले आएंगे, वो सेम स्थिति रहेगी, क्या रहेगी, वो तो एक गर्भ के अंदर है। लेकिन बात ये रही कि यहाँ 2 बातें हैं भादरा विधानसभा की राजनीति की, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन यहाँ गुजारा कि मैं मौजूदा विधायक की बात करूँ तो मौजूदा विधायक ने शिक्षा की, सड़कों की और किसान की बात करी, जो कि मूलभूत जो बजरंग सहारण ने यहाँ बताई। लेकिन मामला दूसरा भी आया कि इन्होंने ये भी कहा कि नशा भी फैला है, वाहन चोरी हुए हैं, क्राइम बढ़ा है, यहाँ नकली डीजल, ये नेता आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी संजीव बेनीवाल जी, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कल परसों एक भाषण आपने सुना होगा कि वो कह रहे थे कि मैं तो राजघराने से हूँ और हमारा तो पुराना काम धंधा है और पैसे हैं वो हमारे तो पुश्तैनी है। क्या ये पुश्तैनी लोग भी सोचते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ नया करा जाए, या नए लोगों को भादरा के लोग मौका देंगे?
अगर नए लोग आते हैं तो नई विचारधाराएं होंगी, नई सोच होंगी। वो तो भादरा के जो सूझवान मतदाता हैं वो आने वाली 25 तारीख को फैसला करेंगे, भविष्य में जो 25 तारीख आएगी उस पर, कि किसको अपना मत देंगे, क्या फैसला होगा। लेकिन ऐसे तमाम जो हमारे क्षेत्र के लगते हुए राजनीतिक जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपनी विचारधारा रखते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं या समाज में कुछ नया करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे। आपको आज की हमारी ये बातचीत कैसी लगी, इसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना विचार जरूर व्यक्त करें। ये भादरा के चुनाव का पहला हमारा इंटरव्यू है। ये बजरंग सारण से हमारी बातचीत हो रही थी, जो कि भादरा विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशी हैं। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ भादरा से। धन्यवाद।